नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में लोग परेशान हैं। कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं और बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार बारिश के कारण टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर नरेंद्र नगर से 5 किलोमीटर आगे रोड ब्लॉक हो गई है। दरअसल धौड़ापानी के पास पहाड़ी से सड़क पर भारी मलबा और बड़े पत्थर आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क ब्लॉक होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रोड निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी को तत्काल मलबा हटाने के आदेश दिए गए और फिर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कें टूट गई हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बरसात के मौसम में जो गार्ड गदेरे रहते हैं वो उफान पर रहते हैं, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जाता है और अब कई जगहों पर सड़कों के टूटने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड के नाम से करोड़ों और अरबों रुपए बर्बाद किया है। आप देख रहे हैं कि विगत 3 महीने से लगातार ये जो खासकर ऋषिकेश और चंबा का जो हमारा ये एक पैच है जो 65 किलोमीटर का है, इसमें लगातार आए दिनों दुर्घटना हो रही है। आए दिनों बड़े जो है ये स्लाइडिंग जो पोर्शन बन गए, बहुत नए जो पॉइंट खुल गए हैं वो लगातार हो रहे हैं। देखिए अभी कम से कम जो है 4-5 हज़ार लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं। लगभग आधा घंटा का समय हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से एक जेसीबी यहाँ पर आई है, एक छोटी सी जेसीबी आई है। मुझे लगता नहीं कि अभी 4-5। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वाचस्पति रयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाचस्पति, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, रास्ते ब्लॉक नजर आ रहे हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं, वहां पर क्या कुछ दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं? जी सोहन जी, बताना चाहूंगा कि गंगोत्री और ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग वो अक्सर बरसात में बंद होता रहता है, लेकिन कल की अगर बात करें तो कल ठीक 6:30 बजे जो है ठीक कुमारखेड़ा के ऊपर के नरेंद्र नगर के पास 4-5 किलोमीटर दूर है, वहां पर बहुत बड़ा स्लाइडिंग आया है और अचानक जो है सड़क पर भारी मलबा गिरने के कारण रोड ब्लॉक हो गई है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी है, प्रशासन ने जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको बाकायदा निर्देश दिए हैं तुरंत और जेसीबी लगाया गया मलबा हटाने पर जो है, और रात को मलबा हट पाया है। वहाँ पर इतना भारी मात्रा में मलबा आया था कि रात को हटा और लगभग 9 बज गए थे। 9 बजे जो है रोड साफ हो पाई है, लोग अपने गंतव्य को जा सके हैं जी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। हर बार जब भी मानसून सीजन रहता है तो उस वक्त इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। अगर रोड ब्लॉक होने के अलावा और परेशानियों की मैं बात करूं, क्योंकि कुछ तस्वीरें भी मैं देख रहा था, लगातार जो लोग हैं वो भी संपर्क कर रहे थे, तो लोगों के घरों के पीछे तक जो मलबा होता है सड़क का वो गिरा हुआ है। तो लोग और क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं अगर यातायात व्यवस्था को छोड़ दें तो उसके अलावा? सर कई तरह की दिक्कतें आती हैं। आज इधर हम बात करें तो जो लिंक रोड है, जैसे आगरा खाल कुशलेला है, कुछ दिनों पहले वो भी बंद हो गई थी और कल भी उसकी बंद होने की जो है संभावना, लेकिन लोक निर्माण विभाग बाकायदा जो डीएम केरी है उन्होंने बिल्कुल सभी को रोड को जो है कि गाड़ी पास हो सके इसके लिए अलग मोड पर रखा हुआ है। तुरंत जो है जेसीबी ले जाकर के PWD ने आगरा खाल कुशलेला मोटर मार्ग को खोला है। इसी तरह से गजा कनियार पर भी जो है बहुत बड़ी स्लाइडिंग आ गई थी, उसको भी खोला गया है। गुल्लर पाव की देवी वाली सड़क है, लसेर राणाकोट वाली सड़क है, सभी पर जो है मतलब मलबा आजकल आ रहा है, लेकिन हटाने का काम शुरू है PWD के विभाग के द्वारा और PMGSY के द्वारा जी। अच्छा, वहां पर जो है सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है, ऑल वेदर रोड के तहत सड़क भी बनाई जा रही है। अगर मैं सड़क निर्माण कार्य की बात करूं तो उसमें जब बरसात का मौसम रहता है तो किस तरह से दिक्कतें सामने आती हैं? उसके अलावा मलबा हटाने की बात करूं या फिर सड़कों को खोलने की बात करूं, लगातार बरसात भी हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें सामने आती हैं उस दौरान काम करते वक्त? दिक्कतें सामने आती हैं सर। जैसे कल की बात करें हम तो कल काफी देर रात हो गई थी और लोगों के साथ जो यात्रा कर रहे थे छोटे बच्चे भी थे, तो बड़ी दिक्कत उनको हो गई थी, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। और ये भी बता दें कि जो ये 94 है, NH 94 ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और जो 58 है ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, इस पर बाकायदा अलर्ट मोड पर जगह जगह जेसीबी खड़ी की हुई है। जैसे ही मलबा आता है उसको हटाने का काम शुरू होता है जी।
उसके अलावा मैं आपसे मौसम को लेकर के जानकारी लेना चाहूंगा कि वहां पर क्या अभी भी बरसात हो रही है, और अगर बरसात हो रही है तो मौसम के कब तक खुलने का अनुमान है वहां पर? क्या मौसम विभाग ने कोई जानकारी दी है? जी, अभी मौसम विभाग की जानकारी है कि लगातार जो है बरसात जो है, मैंने इसकी संभावना अभी भी 2-3 दिनों तक है। लेकिन ये बता दें कि राहत की बात यहाँ ये है, जो नगर क्षेत्र है और गजा क्षेत्र है, कि आज आसमान में बादल तो हैं लेकिन बरसात नहीं हो रही है, जिससे थोड़ा राहत लोगों को मिल रही थी। और ये भी बता दें कि लगातार जो पिछले दिनों 1 हफ्ते तक बारिश हुई है, उससे जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी को वाचस्पति हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि लगातार बरसात हो रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। उसके अलावा लगातार सड़कें भी टूट रही हैं। इसके अलावा कई जगहों से हादसे की खबरें भी सामने आ रही हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रुद्रप्रयाग से भी हादसे की खबर सामने आई है। घटना अगस्त्य मुनि गंगा नगर की है। आपको बता दें कि दरअसल एक कार बेकाबू होकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी। घंटों कार के अंदर फंसे रहने के कारण जो है कार चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने कार चालक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बरसात के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू समय पर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक की पहचान किशोरीलाल के रूप में हुई है, जो पेशे से शिक्षक थे। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव भी तेज है। ऐसे में वाहन चालक गाड़ी के साथ पानी के बहाव में बहकर काफी आगे तक चले गए। जानकारी के मुताबिक शव को निकाल दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह के हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं और रुद्रप्रयाग से भी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अपनी गाड़ी को बैक करते वक्त जो वाहन चालक है वो गाड़ी समेत मंदाकिनी नदी में गिर गया और नदी का जलस्तर इतना तेज था कि जो गाड़ी है उसको नदी अपने साथ बहा कर ले गई और जो चालक था उसकी गाड़ी के अंदर ही दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है और लगातार हो रही इस बरसात ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ गंगा घाटी और यमुना घाटी में पिछले 2 से 3 दिनों से बरसात हो रही है। सड़कें बंद होने से लेकर पशु हानि, किसानों के खेत बहने से लेकर बिजली पोल टूटने और जलभराव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों ने 2013 की आपदा के जख्म ताजा कर दिए हैं। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट तो सटीक साबित हुआ है, लेकिन इतना नुकसान हो जाएगा ये गंगा घाटी और यमुना घाटी के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। जिन गाड़ गदेरों में कभी पानी नहीं होता था वो भी नदी की तरह रौद्र रूप में बह रहे हैं। पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो तबाही के मंजर को बयां कर रही हैं। अब आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर यमुनोत्री हाईवे पर NH94 रास्ता के पास की है, जहां भूस्खलन की जद में आकर एक बड़ा पेड़ निर्माणाधीन भवन पर गिर गया। इस पेड़ के गिरने से भवन को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 3 घंटे तक बाधित हो गया था। दूसरी तस्वीर लिंक मार्ग की है। 1 दर्जन गांव के लोगों को रोजाना तहसील मुख्यालय तक पहुंचाने का ये एकमात्र जरिया है, लेकिन भारी भूस्खलन के कारण ये रास्ता भी बंद हो गया। एक और बारिश ने आम जनमानस को परेशानियों में डाल रखा है, तो दूसरी ओर प्रशासन इन कठिनाइयों से लड़ता दिख रहा है। डीएम मयूर दीक्षित पूरे दिन ग्राउंड पर दिखे। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। नुकसान हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं आवासीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, इसमें भी पूरे परिसर में पानी घुस चुका है। जो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जहाँ पे लड़कियाँ आवासीय, जहाँ पे वो रहते भी है, उनकी भी दीवारें टूट चुकी है, जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और जंगलात परिसर में आप सामने बहुत देख सकते हैं, यहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे भी बहुत अथाह नुकसान हमारे गाँव में भी हुआ है और वहाँ पे लोगों की भैंसें बह चुकी है, जिसकी एक का मुआवजा शायद अभी SDM साहब भी आए थे, उनसे भी उन्होंने अवलोकन किया है। उन्होंने भी संज्ञान दिया है कि आप तहसीलदार के पास हो जाके अपना संज्ञान कर सकते हैं। बाकी बात नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि NH वालों ने बहुत ज़्यादा खराब किया है, जिसके तत्पश्चात होटल वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अगर बात करें यमुना घाटी और गंगा घाटी के, तो लोग परेशान हैं। जिस तरह से बारिश हो रही है, 2013 के आपदा के जख्म ताजा होते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को।
पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो गंगा नदी भी अपने उफान पे है, जितने गदीरे हैं, नाले हैं, सब अपने उफान पे हैं। तो लोगों में कहीं न कहीं 2013 की जो आपदा आई थी उसका डर अभी भी सता रहा है। और लगातार हालांकि जिला प्रशासन और जिला अधिकारी की ये कोशिश है कि संबंधित विभाग के अधिकारी तत्काल ही रात हो या दिन हो वो अपने कामों में जुटे रहे और लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें। अगर उसके अलावा आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रशासन तो पूरी तरह से मदद लोगों की कर रहा है, लेकिन लोग परेशान जरूर हैं। किस तरह की परेशानियां लोगों को आ रही हैं? क्या बिजली आपूर्ति अब तक सुचारू रूप से जो है वो चालू हो पाई है? उसके अलावा अगर पेयजल आपूर्ति की मैं बात करूं तो लोगों को जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्या इनका समाधान कर दिया गया है, निस्तारण कर दिया गया है? आपदा की बात है तो आपदा में यह है कि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि लोग अपने आप में इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है और लगातार प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि कहीं कोई क्षतिपूर्ति न हो, कोई जन हानि न हो। इस और प्रशासन का ध्यान केंद्रित है और लगातार प्रशासन इस ओर विशेष जरूरी व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता सुभाष जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 18 तारीख तक रोक लगा दी है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में पंडा, डुमरी पंचायत, हक हकूकधारी, नवयुवक मंगल दल और स्थानीय व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। साकेत तिराहे से बस अड्डे तक लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। बता दें कि इससे पहले भी पिछले 4 दिनों से बद्रीनाथ धाम में चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से चारधाम यात्रा शुरू करने से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन यात्रा 18 तारीख तक स्थगित कर दी गई है, जिससे बद्रीनाथ और चारधाम में रहने वाले लोगों को दुख हुआ है। लोगों का कहना है कि उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें राहत पैकेज नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। आज यहाँ पर बद्री संघर्ष समिति द्वारा एक जन आक्रोशित रैली कल हाईकोर्ट के निर्णय आने के अगली सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। एक और महीना बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी, हक हकूकधारी, सभी स्थानीय जनता बहुत परेशान है। कहाँ है हमारे विधायक, कहाँ है हमारे पर्यटन मंत्री? सतपाल महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं वो आ रहे हैं जमीन पर? यहाँ का स्थानीय नागरिक कहाँ रहेगा? कहाँ आप हैं? अभी वोट मांगने के टाइम पे आप सबसे पहले आगे होते हो। ये जन आक्रोश रैली सिर्फ एक चेतावनी है और आगे हम इसको और आगे तक लेकर जाएंगे। पूरी जनता रोड पर आ जाएगी, सड़कों पर भीख मांगने लगेगी। क्या आप ये रामनगर में बिजली आपूर्ति को 36 घंटे से ज्यादा बंद होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामनगर के मोहल्ला खताड़ी के लोगों ने बिजली विभाग का घेराव किया। आपको बता दें कि खताड़ी क्षेत्र में पिछले 36 घंटों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके चलते यहां के दर्जनों लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया है और बिजली चालू करने की मांग की है। 1 घंटे का आश्वासन मिलने के बाद बिजली आपूर्ति को चालू कर दिया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि बिजली विभाग की मनमानी के चलते स्थानीय लोगों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जो दुकानदार हैं उन्हें भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो बिजली व्यवस्था है वो क्या आगे भी निर्बाध रूप से चालू रहती है या फिर आगे भी लोगों को दिक्कतें सामने आती हैं। उसके बाद लाइट चालू होने के बाद उसके बाद बार बार जंप मार जा रहा है, कभी ट्रांसफर कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। उसके बाद बहुत परेशान जनता है। जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर लाइट नहीं आएगी। उत्तराखंड में बरसात तेज होते ही नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नगर पंचायत भगवानपुर में जलभराव और आवास योजना को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुबोध राकेश पर आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुबोध राकेश ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही ममता राकेश को आरोप सिद्ध करने का भी चैलेंज दिया है। दरअसल बरसात के कारण कई जगहों पर जलभराव जैसे हालात बन गए हैं, रास्ते खराब हो गए हैं तो कई जगहों पर कच्चे मकान परेशानी का सबब बन गए हैं। इन हालातों को देखते हुए भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर निशाना साधा। साथ ही आवास योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि गरीबों को मिलने वाले आवास को लेकर पैसे लिए जा रहे हैं। एक आवास पर 25,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं।
वहीं विधायक के आरोपों को नगर पंचायत अध्यक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पैसे के लेन देन को विधायक साबित कर दे तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव में नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ तो उसमें बड़े बड़े वादे करके ही नगर पंचायत की कुर्सी पाई गई और हल्की सी बारिश में इस नगर पंचायत की पोल खुल गई। आप देखिए जो पुलिस स्टेशन है जहां लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है वो भी पानी से भरा पड़ा है। उसके बाद इन्होंने एक अंडरपास दिलवाया था, वो भी लगभग घुटनों तक उसमें पानी है, जिसमें तरह तरह के जानवर सांप वगैरह भी हैं और राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना उसमें करना पड़ा है। अध्यक्ष अपनी तारीफ अपने आप करते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि भगवानपुर नगर पंचायत में जितना विकास हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन 2 दिन की बारिश में रात से बारिश हो रही है और आज सुबह ने नगर पंचायत के विकास कार्य की पोल खोल दी है। धरातल पर कहीं विकास कार्य नहीं है। आप देखिए जिला पंचायत मार्केट में भगवानपुर थाने के सामने अंडरपास के सामने इतना पानी भरा हुआ, अंडरपास से निकलना मुश्किल है। अभी मेरी किसी मामले में थानाध्यक्ष भगवानपुर से बात हुई, उन्होंने कहा विधायक जी मेरे कमरे में पूरा पानी भरा हुआ और मैं पानी निकलवाने में लगा हुआ हूँ। तो ये हाल भगवानपुर नगर पंचायत का है। और अभी हाल ही में मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने मेरे सामने एक और समस्या रखी जिसे सुन करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत भगवानपुर में जितना विकास हुआ है, जो कह रही है ममता राठी जी, इस क्षेत्र के विधायक ने भी कहा है कि विकास ऐसे ही हवाई है, कहीं काम नहीं हो रहा है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत भगवानपुर में नया नगर पंचायत है, पहली बार बोर्ड बना है, जीरो सिस्टम हमारा आय का व्यवस्था का बजट का पूरी तरह। उसके बाद भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ भगवानपुर नगर पंचायत तो विकास के मामले में हरिद्वार जिले में सबसे अग्रणी है। ये आंकड़े हैं और काम है, हमने किया है धरातल पर। रोज हम सड़कों के फीते काटने का काम हमारे माध्यम से होता है, दूसरे दिन हम सड़कों के फीते काटने का काम कर रहे हैं। खबर रुड़की के लक्सर से है, जहां बसेड़ी, खादर और सेठपुर के कुछ लोगों ने एक फर्जी बीमा कंपनी खोली और फिर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर 9-2-11 हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब लोग अपने पैसे लेने फर्जी बीमा कंपनी की उपशाखा पहुंचे। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के एमडी हैदर अंसारी, डायरेक्टर शाहनवाज जावेद और अन्य कुछ साझेदारों ने पॉलिसी धारकों से मूल कागजात जमा करवाए और फिर एक रसीद दी जिस पर 3 से 4 महीने में पैसे देने की बात लिखी गई थी। लेकिन तय समय सीमा में भी लोगों को उनका पैसा नहीं मिल पाया और इसी तरह 2 साल बीत गए। इस बीच कंपनी के लोग अपनी उपशाखा बंद करके फरार हो गए। लोगों को उपशाखा बंद होने की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस क्षेत्राधिकारी से की, जिसके बाद पुलिस ने बीमा कंपनी के एमडी हैदर अंसारी और डायरेक्टर नौशाद समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया है। इसी कड़ी में औरंगाबाद में ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने एक क्लिनिक को सीज किया है, जिससे क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर ने इसी इलाके में अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर के खिलाफ अभियान चलाया था, जिस पर एक क्लिनिक संचालक को संबंधित दस्तावेज न दिखाने पर क्लिनिक पर ताला जड़ दिया गया था और विभाग में क्लिनिक से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा गया था। लेकिन क्लिनिक संचालक ने दबंगई दिखाते हुए ताला तोड़कर फिर से क्लिनिक शुरू कर दिया था। मामले को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने हरिद्वार सीएमओ को जानकारी दी, जिसके बाद सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर क्लिनिक को सीज कर दिया है। औरंगाबाद में मेरे द्वारा 3-4 दिन पहले ही विजिट किया गया था। वहाँ के कुछ क्लिनिक्स जो कि बिना नाम के और बिना चिन्हित किए चल रहे थे, उनको हिदायत दी गई थी कि जब तक वो अपना लाइसेंस या फिर अपना चिकित्सा अभ्यास संबंधित दस्तावेज कार्यालय को प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक अपना क्लिनिक का संचालन नहीं करेंगे। और 3-4 दुकानें मेरे द्वारा बंद कर दी गई थी और एक दुकान ऐसी थी कि जिसने सेम डे अपनी दुकान का ताला तोड़कर क्लिनिक का संचालन किया और मेरी आज्ञा का अनुपालन नहीं किया। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।